है कि सरकार और क्या काम करे और खेल जगत से जुड़े जो हस्ती हैं वो क्या चाहते हैं, सीधे उनसे आज जानेंगे, क्योंकि आज का दिन खास है। सरकार चाहे केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, और आप जिस क्षेत्र से हैं, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है स्पोर्ट्स को, और किस तरीके से, क्योंकि आप केजीएमसी से हैं, मेडिसिन स्पोर्ट्स मेडिसिन के एचओडी हैं, तो सबसे पहले आपकी ज़रूरत पड़ती है इस खिलाड़ियों को लेकर के, तो किस तरीके से प्रगति देखते हैं? देखिए, स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना किया जाना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। आज से 4 वर्ष पूर्व इसको स्थापित किया गया था और केंद्र सरकार की योजना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है हमारी केंद्र की, उसी ने 4 मेडिकल कॉलेजेस का चयन किया पूरे देश में, जिनमें से एक हमारा केजीएमसी था, जिसको उन्होंने कहा 12.5 करोड़ रुपया हम देंगे आपको 5 सालों के अंदर, जिसमें आप जो है अपने आप विभाग को इस्टेब्लिश करिए। तो आज हमारा विभाग शुरुआत किया, जो कुछ भी है वो उसी योजना के तहत किया गया। NCSSR स्कीम उसका नाम था। तो उसके तहत आज भी वहाँ की ग्रांट से हमारा डिपार्टमेंट चल रहा है और अब उसको स्टेट गवर्नमेंट अक्टूबर से अपने अंदर लेने जा रही है। मैं भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण की जो खेल प्रोत्साहन की नीतियां हैं उनको लागू करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, और हमारे यहाँ लगातार नेशनल कैंप होते हैं और उनको नेशनल कैंप में, और जो खिलाड़ी हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सलेंस के हैं, उनको हम उस तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं, उस स्तर की, जो कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने के समय या जब कंपटीशन में जाते हैं तो उनको वही माहौल, वही सुविधाएं मिले, और उसी तरह की एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में वो ट्रेनिंग करते रहते हैं। द्रोणाचार्य का नाम सुनते ही एक छवि उभरती है, आप अवार्डी हैं सर। खास तौर से हॉकी को लेकर के या अलग अलग स्पोर्ट्स को लेकर के बात होती है। अब आजकल देखने को भी मिल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन अगर स्टेट लेवल की हम बात करें तो स्टेट लेवल पे जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, उसको लेकर के क्या लगता है कि वो मानक और उस पर विधिवत स्पोर्ट्स जो अथॉरिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं? जी, इसके ऊपर काम तो काफ़ी हो रहा है, स्कीम्स भी बहुत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है ज़्यादा काम होना चाहिए, वो ठीक से पहुँचना चाहिए। अभी भी जो है ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है कम काम हो रहा है, और जो खिलाड़ी जो ऊपर चला जाता है, जो अच्छा प्रदर्शन कर जा रहा है या नेशनल लेवल के ऊपर आ रहा है, उसको तो बहुत अच्छी जो है सुविधाएँ मिल रही हैं और उसके लिए पूरे रास्ते खुले हुए हैं सारे। लेकिन जब बच्चे को संघर्ष करना पड़ता है शुरू में, तब वहाँ तक अभी जो है, हालांकि गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन अभी ठीक से हम लोग वहाँ तक नहीं। कई बार अनटोल्ड स्टोरी, खास तौर से जो संघर्ष के दिन रहे, आज आप मेडलिस्ट हैं, लेकिन संघर्ष के दिन, क्योंकि कई बार मनोबल टूट जाता है, और जैसा कि सर भी बता रहे थे, ग्रास रूट लेवल पे वो तमाम सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो वो कोई प्रेरणादायी स्टोरी जो आपकी अपने शेयर करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक किसान की फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। तो जब ग्रास लेवल पे, सर ने सही बताया कि भाई ग्रास लेवल पे इतनी सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन जब एक लेवल के बाद बच्चा स्टैंड करना स्टार्ट कर देता तो उसके बाद उसके पास बहुत सी स्पॉन्सरशिप आ जाती हैं, बहुत सी उसका सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन जहाँ पे बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस लेवल पर नहीं मिलता, लेकिन अभी सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है कि वो सुविधाएँ उस लेवल पर भी दी जाएँ, और दे भी रही हैं, भी सुविधाएं दे रही हैं। ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। ग्रास रूट लेवल में मतलब है कि ग्रास रूट लेवल पे कोचेस जो है वो इंटेलिजेंट कोचेस होने चाहिए, टेक्निकली साउंड बच्चे कोचेस होने चाहिए, तभी आप बच्चों को जो बेसिक्स है वो आप बचपन में सिखा सकते हैं। क्योंकि बच्चा एक बार बेसिक सीख लेता है तो वो मरते दम तक नहीं सीखता, भूलता नहीं। तो कोशिश करना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे अच्छे कोचेस मिलने चाहिए। आज की जो सिचुएशन है, अच्छे कोचेस का अभाव है। जो अच्छे प्लेयर हैं वो अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं कि उनको आराम से जॉब मिल गई, जो जिनको जॉब नहीं मिली वो NIS करके नौकरी कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जैसे लखनऊ यूपी में स्पोर्ट्स हॉस्टल है, आज की जो सिचुएशन है सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन और भी स्पोर्ट्स हॉस्टल खोलने की ज़रूरत है। तमाम सारे अभी मेडल आए हैं और अच्छा रिस्पॉन्स रहा है भारत का। तो आपको लग रहा है कि, क्योंकि खास तौर से देखा गया कि जो पहले में एक तरीके से मेडल आने की जो शुरुआत हुई वो इस क्षेत्र से हुआ, तो चेंजेस और आने वाले समय में कितना स्कोप देखते हैं? स्कोप जो पहले की तुलना में आज जो गवर्नमेंट की अप्रोच है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्रोच है। पहले हमें साइंटिफिक फीडबैक, साइंटिफिक जो अप्रोच थी वो हमें मदद नहीं करती थी। आज
हमें हर कदम पे हमारे पीछे साइंटिफिक स्टाफ खड़ा हुआ है। अगर हमें किसी तरह की बच्चे के साथ प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमें सपोर्ट मिलता है, जिस वजह से हम बच्चों को, अभी आपने देखा होगा एक बच्चा हमारा कॉमनवेल्थ में एल्बो इंजरी हो गया तो इमीडिएटली उसके बाद भी उसने मेडल लिया। तो और अब गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पे उसका इलाज वहीं ऑपरेशन करा दिया। ये अप्रोच पहले नहीं थी। आज की गवर्नमेंट जो है चाहती है कि हमारा जो खिलाड़ी है वो उसको हम पीछे खड़े रहें, जिससे उसको सपोर्ट मिले और आगे वो खेल सके। तो ये अप्रोच, जो साइंटिफिक अप्रोच, उसकी जो बहुत ज़रूरत महसूस होती थी, वो आज के टाइम में हमें महसूस हो रही, हमें मिल रही है। आने वाले समय में अगर हम आपके क्षेत्र से कहें कि हम लोग कितने मेडल लाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से रेशियो देख करके तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे अगर आगे अगर हमें देखना है तो जैसे हमारे द्रोणाचार्य भाटिया साहब ने कहा, ग्रास रूट लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे यूपी में ही, उत्तराखंड में टैलेंट, वेट लिफ्टिंग का टैलेंट पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, और हमारी गंगा की जो बेल्ट है लगा के पश्चिम से और पूरब तक बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं हमारे, लेकिन अप्रोच की ज़रूरत है। बेसिक लेवल पे जाके वो उनको जो है पिकअप करने की ज़रूरत है, तब जाके हम लोग जो है आगे जितने भी इंटरनेशनल गेम्स होंगे उनमें हम अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। रेसलिंग को लेकर के, खासतौर से महिलाओं को लेकर के जो जज्बा दिखाई दिया है, क्योंकि रूरल क्षेत्र में सोचा नहीं जा सकता था पहले, खासतौर से अगर यूपी की हम बात करें तो हरियाणा या अलग अलग स्टेट में तो देखा कि इस फील्ड से लड़कियां निकल करके आती हैं। क्या इस तरीके की फीलिंग आप लोगों को हुई, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं? सर, पहले शुरुआती दिनों में रेसलिंग हमारी जो लड़कियाँ शामिल हुई है 97 में हुई है। नेशनल हैदराबाद में होता है सीनियर लेवल पे, 97 में रेसलिंग वुमेन की शुरू हुई है। तो उस टाइम जो लड़कियां पार्टिसिपेट की थी वो सिर्फ जूडो से कन्वर्टेड होके वो रेसलिंग में ज्वाइन की थी। धीरे धीरे इनका क्रेज़ बढ़ा, लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई हम इसको एज ए प्रोफेशन चुन सकते हैं। गांव समाज में थोड़ा सी दिक्कत आती है शुरू में, भाई लड़कियों को नहीं भेजना है, पर पेरेंट्स ने अपने ने दिखाया कि भाई हाँ, हम अपने बच्चों को, अगर बच्चा हमारा है तो हमें ही इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। समाज तो धीरे धीरे, आप एक बार अवॉइड, समाज का तो मतलब ही है किसी चीज़ को रोकना शुरू में, बट जब जैसे बच्चों ने किया, परफॉर्म किया नेशनल इंटरनेशनल लेवल में, कॉमनवेल्थ हुए, कॉमनवेल्थ में लड़कियों के मेडल आए, तो वहाँ से एक क्रेज़ बढ़ा है रेसलिंग का। और बहुत ज़्यादा संख्या में अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दूसरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन क्षेत्र में, इन राज्यों में रेसलिंग लड़कियों की काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा रोल यह है कि हमारे पहले 4-5 कंपटीशन होते थे रेसलिंग के, अभी इतना कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लड़कियां मैक्सिमम नंबर जितनी, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो गई है उसमें। पहले लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या नाम मात्र होती थी, अब की बार अभी हमारी ट्रायल हुई, इसमें 150-200 के करीब लड़कियां पार्टिसिपेट किया। कैमरा पर्सन देशराज के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ।